गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आज का हमारा लेसन है स्वामी की दादी। इससे पहले हम लोग लेसन कर चुके हैं, आई होप सबका वर्क होगा। तो आज हम पढ़ते हैं स्वामी की दादी। स्वामी किसी बच्चे का नाम है और उसकी दादी, इन दोनों की ये कहानी है। क्या है देखते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। ये कह रहे हैं कि घर में एक भोजन कक्ष यानी खाने वाला जो रूम रसोई हो गया, और बैठक होता हमारा ड्राइंग रूम, उनके बीच में एक कम छोटा सा अंधियारा, एक छोटी सी कोठी थी जिसमें स्वामीनाथन जो बच्चे का नाम है उसकी दादी रहती थी अपने इतने सारे बिस्तरों के साथ, जिसमें दरिया, चेन चादरें, इतने सारा भारी भरकम बिस्तर था और एक छोटा बक्सा था जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी आदि रखी रहती थी। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग, इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। शाम को खाने के बाद अपनी दादी के पास चला जाता था जहां वो अपने आप को बहुत अच्छा लगता था उसको। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। राजम उसका दोस्त था कोई, और मणि भी शायद उसका कोई दोस्त था, जिसके बारे में उसने अपनी दादी को बताया था और कहने लगा बहुत ऊंची चीज़ है, यानी बहुत बड़ा है वो। तो ऊंची चीज़ का मतलब यहाँ पर उम्र में या उससे बड़ा नहीं है, हो सकता है वो पैसे वाला बहुत हो, रौब बहुत दिखाता हो, तो इसलिए कहा गया कि वो बहुत ऊंची चीज़ था। तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। स्वामीनाथन बोला, दादी को अपने दोस्त के बारे में बता रहा। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। दादी को बता रहा अपने दोस्त के बारे में कि उसके पिता क्या काम करते हैं, पुलिस में अधीक्षक हैं और बहुत बड़ा उनका दफ्तर भी होगा। दादी उनसे कह रही है और दादी बड़ा हो रही कि चलो इसका दोस्त कोई बहुत बड़ा है। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदास सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उसकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर हुई घटी घटनाओं का गुड़मुड़ करती हुई। स्वामीनाथन अपनी बात बताना चाह रहा था और दादी उसको उसके दादाजी की कहानी सुनाने लगे कि तुम्हारे दादाजी सब मजिस्ट्रेट थे और पुलिस वाले भी उनसे डरते थे। अब स्वामीनाथन छोड़ा कि दादी की कहानी खत्म हो, लेकिन दादी बोलती चली गई और बहुत सारी कहानियों को जोड़ती गई आपस में, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अलग अलग हुई घटनाओं को एक साथ जोड़ती चली गई। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? तो दादी को उसने रोक दिया कि बस दादी अब मत सुनाओ, मेरी बात सुनो। सारे नंबर मिलते होंगे, है ना? दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। परीक्षक माने नोट जो चेक करते नोट। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे, मतलब बहुत जल्दी किसी भी चीज़ का क्वेश्चन का आंसर वो दे देते थे। और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने MA किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। याद आ रहा, सोच रही है कि कब मेडल को उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारे बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वह मेडल कब कहाँ है, अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ हैं कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। और तो दादी उसको बता रही कि वो जो दादाजी का मेडल था वो मेरे पास बहुत सालों तक रहा, फिर तुम्हारी बुआ को दे। बुआ बेवकूफ़ थी क्योंकि उसने उनको
चूड़ियाँ बनवा ली उससे। अब महामूर्ख इसलिए कहा गया है उनको क्योंकि मेडल तो एक निशानी होता है कि उन्होंने जीता था अपने समय पर, देखो सबको दिखा के गर्व महसूस होता है। चूड़ियाँ तो कॉमन चीज़ होती हैं, इसलिए दादी उनको महामूर्ख भी कह रही है। अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो, क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती हो? तो उससे कह रहा, अब उसको राजम के बारे में बताना चाह रहा अपनी दादी को। बोलो, दादी उन्हें अपनी कहानी सुना रही तो गुस्सा भी हो रहा है, कह रहा कि सुनो। हाँ हाँ बोलो। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो? तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा। तो स्वामीनाथन फिर अपने उसको राजम की कहानी शुरू करने लगे। दादी को बताने लगा कि राजम जो है वो बड़ा तेज था, बचपन में उसने पता है शेर को मारा था। वो अपने पिता के संग गया था तो 2 शेरों ने उन पर हमला कर दिया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने पर पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? 2 शेर राजम पर झपटे थे, दादी ने जवाब दिया। ऐसा हुआ था? नहीं, क्योंकि एक शेर उड़ने का उसके पिता की तरफ झपटा था। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या ऊल जरूर कल्पना किए जा रही हो। ऊल जरूर माने बेमतलब की, जिसका कोई अर्थ नहीं, बेकार की कल्पना माने सोचे जा रही हो, मेरी बात को सुन नहीं रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती हो। दादी में गुस्सा भी हो रहा कि तुम राजम की कहानी सुनने को तैयार नहीं, शायद तुम्हें राजम अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं, बहुत प्यारा लड़का है, दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही पल उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ, शक। दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है। दादी ने कहा, नहीं राजम तो बहुत अच्छा लड़का, देखा नहीं फिर भी। तो वो खुश हो गया। फिर कहना, दादी तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, शायद दादी जो उसने शेर को मारा तुम्हें वो बात सही नहीं लग रही है। तो दादी ने कहा, मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा, मतलब अच्छी सी भाषा, प्यार से उससे कहा। स्वामीनाथन को इससे बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। तो बहुत खुश हो गया कि चलो दादी को उसकी बात पे विश्वास है। लेकिन फिर भी एक बात बता रहा, चेतावनी माने ये बता रहा है, पहले से बता रहा है कि अगर राजम को कोई ये कहता है कि वो झूठ बोल रहा है तो वो उसको भी गोली मार देगा। दादी को सतर्क भी कर रहा है, चेतावनी माने पहले से बता रहा है। दादी ने इसका समर्थन किया। दादी ने कहा, हाँ ठीक बात कह रहे हो। और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। और फिर उसको दादी ने कहा ठीक है। उसके बाद उसको राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई, जिसमें राजा हरिश्चंद्र इतने सत्यवादी हरिश्चंद्र थे कि सच के चक्कर में उन्होंने सब कुछ गंवाया और उसकी इसी परीक्षा में पास हो गए, तो उसको वापस भी सब कुछ मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा। दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो दादी की कहानी को उसने आधा सुना और उसको नींद आ गई। तो दादी भी थोड़ी देर बाद फिर धीरे धीरे सो गई। तो ये कहानी लिखी R.K. नारायण ने, जिसका अनुवाद हिंदी में किया मस्तराम कपूर ने। अब इसको ध्यान से पढ़िए। दादी और पोते की स्टोरी है। अब आगे इसकी बुक एक्सरसाइज समझते हैं। कहानी सी। सच, राजू बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही। वो सोचा कि दादी मेरी बात खुश रही, मैं खुश हो जाऊं करके, शायद इसीलिए वो ऐसा बोल रही है। मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना है, हमने आपको लिखवाया भी है। उसने महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि मेडल जो है किसी की निशानी होता है, पहचान होता है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया, गर्व की बात होती है। चूड़ियाँ तो एक कॉमन चीज़ होती है, तो उसने मेडल को गला करके चूड़ियाँ बनवाई थी, इसलिए दादी ने बुआ को महामूर्ख कहा। पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदत आदि के बारे में तुम्हें क्या क्या पता चलता है, किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य लिखो। अब उनकी दोनों की आदतों के बारे में कहानी पढ़ के अपने विचार से उनके बारे में रफ कॉपी में लिखिए। स्वामी ने दादम को ऊंची चीज माना, क्या तुम स्वामी की राय में सहमत हो? अपने उत्तर का कारण लिखो। उन्होंने कहा राजन बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने आपको बताया बड़े का मतलब वो उसको पैसे के मामले में बड़ा मांग रहा था और पुलिस वाले उसके पापा थे, रहन सहन बड़ा था, तो इसलिए बड़ा। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई रहन सहन या पैसे से बड़ा नहीं होता है बेटा। उनके विचार और उनकी आदतें अच्छी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए।
सामी को का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था, 3-4 वाक्यों में लिखो। एक अच्छा रिश्ता था, प्यारा रिश्ता था दादी पोते का, और दादी और कहानी सुनाती थी, तो इसको हम एक अच्छे रिश्ते के तौर पे प्यार भरा रिश्ता कह सकते हैं। कहानी और तुम। स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? रौबदार माने उनकी कड़क आवाज़ है, पहनावा है, स्ट्रिक्टनेस है, तो ये किससे पता चलता है? आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं, अपने में पता कर सकते हैं। स्वामीनाथन के दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित रहता था। तुम कब असुरक्षित महसूस करते हो? कहते कि तुम्हें, वो कह रहा था कि सुरक्षित मतलब वहाँ पर कोई डर नहीं रहता था। ऐसा ही आपको समझ में होता कि लेकिन कहीं जाने में आपको डर भी लगता होगा किसी काम करने से। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे दोस्त के घर में तुम कैसा महसूस करते हो, जब तुम अपनी पहली बार किसी के घर जाती हो, रेलगाड़ी के बस में किसी सफ़र करती हो, जब तुम मुख्य अध्यापक के कमरे में जाते हो, तो कैसा महसूस होता है? असुरक्षा की भावना होती है कि सुरक्षा की? तो ये आप कैसा कंफर्टेबल हो या नहीं, ये आपसे पूछा गया है। सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? वो पुलिस विभाग में होता है। वो एक जज होता है जो पुलिस विभाग में नहीं होता। तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जिन पदों पर नीचे दिए गए हैं। आप एक मनोरंजन के तौर पर किसी से पता करके अपने घर वालों से लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं। दादी का बक्सा। उसका दादी सामान था, 5 दरियाँ 3-4। आपने देखा कि दादी के पास क्या क्या था, उनमें क्या क्या रखा था। दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होगी? क्योंकि उन्हें आदत होगी समय समय पर खाने की, चबाने की, तो वो इसलिए रखती होगी। क्या तुम्हारे घर में इनका इस्तेमाल होता है? और किस किस तरह से होता है? हाँ होता है, हम इसमें करते हैं। लौंग इलायची का इस्तेमाल चाय वानी बनाने में करते हैं, सुपारी का इस्तेमाल किया जाता है, इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली सबके घरों में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस तरह का धातु का इस्तेमाल होता है? सिक्के कौन कौन सी धातु के बने होते हैं, ये आपको लिखाया गया है, याद करना। शब्दों की बातें, ये भी आपको नोटबुक करवा दिया गया है। नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषणों और दूसरे स्तंभ के शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकती हो। इसमें कहा उलझुल कल्पना करना। इसके संग कौन सी? उलझुल माने बेकार की बात, चेतावनी, मिठास और समर्थन। तो अब इन शब्दों को आपस में मिला करके दोनों को एक कोई नया वाक्य बनाई जो आपको करवाया गया। नीचे कहानी के कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, जिनमें से जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। पुलिस की वर्दी। वर्दी क्या होती है? स्त्री जाति का हो गया। तांबे के सिक्के से क्या है? सिक्के शब्द पुरुष जाति में आ जाते हैं। हिस्सा भी पुरुष में आ जाता है। दफ्तर और जो पुरुष सामान में आता है। महामूर्ख जो है ये भी नपुंसक, दोनों के लिए यूज किया जाता है। आपका ये लेसन समाप्त हो गया। इसको समझिए और पढ़िए, पढ़ के समझ के ध्यान से देखिए, एंजॉय करिए, क्योंकि दादी और पोते की एक कहानी है और बुक एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करें अपनी रफ नोटबुक में।